गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने लॉकडाउन में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई को आसानी से समझ सके, है ना। खास करके वो बच्चे जो काफी दूर है स्कूल से, उनके लिए मैंने ये चैनल तैयार किया है। उन्हें बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, बस मैं जैसे पढ़ाते जाऊंगी उनको डेली अपना वीडियो एक एक करके देखते जाना है ना। और उसी में उनका क्वेश्चन आंसर उसी में सॉल्व किया हुआ है। पाठ्यकृत प्रश्न के जितने क्वेश्चन आंसर है वो भी सॉल्व किया हुआ है। और लास्ट में जब वीडियोस खत्म होते हैं तो लास्ट में केवल क्वेश्चन आंसर के वीडियोस मैंने डाला है। ठीक है। इसलिए आप लोग के पास बुक्स नहीं है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं पढ़ा रही थी वर्क एंड एनर्जी। ठीक है। तो वर्क एंड एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हो चुका था। और उसके सब्स थे 1 2 3, पेज नंबर 169 में। तो 1 और 2 मैं बता चुकी हूँ और 3 को मैं सोची हूँ उसमें मैं डाल करके आप लोग को दिखलाऊंगी, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो ये ओरल इतना बढ़िया से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं ऐसे बना करके डालूंगी और फिर आप लोग को समझाऊंगी। ठीक है। तो आज मैं पढ़ा रही हूँ स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हमारा यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना। मैकेनिकल एनर्जी के ही पार्ट है, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमको देखना है कि गतिज ऊर्जा तो हो गया, उसका हमने सूत्र भी निकाला था। गतिज के बारे में जो गति फॉर्म में रहते हैं, जो जिनमें गतिज होती है, गति क्रिया होती है, वो हमारा काइनेटिक एनर्जी हुआ। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी मैंने बतलाया, 12 mv² है ना। 12 mv² उसका फॉर्मूला भी मैंने बतलाया था। अब है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी वस्तु, है ना, वस्तु द्वारा उसकी स्थिति, कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन अथवा उसका शेप, उसकी आकृति या कॉन्फ़िगरेशन, उसकी बनावट में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी भी वस्तु की द्वारा उसकी स्थिति यानी कि उसका पोजीशन क्या है और उसका शेप क्या है, उसकी आकृति क्या है, उसका बनावट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसमें जो परिवर्तन के कारण, उसके शेप में, उसके कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। किसी भी वस्तु में अपनी एक ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो इसका एक्टिविटी करके हम लोग ज्यादा अच्छा से समझ सकेंगे। देखिए, एक रबर बैंड लेंगे, रबर का छल्ला, और उसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचेंगे, है ना। छल्ले के एक सिरे को छोड़ेंगे तो क्या होता है, जब रबर बैंड का एक छल्ला हम लेंगे और इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे में खींचेंगे तो क्या होगा, छल्ला काफी लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा, उसका शेप बदल जाएगा, जो उसका पोजीशन था, और पोजीशन जो है सो है, और उसका शेप उसका बदल जाएगा, है ना, उसका आकृति बदल जाएगी, कॉन्फ़िगरेशन उसका चेंज हो जाएगा। और फिर बाद में क्या होगा, जब हम छोड़ देंगे, जब हम उसको छोड़ देंगे तो जैसे था उसी फॉर्म में आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या, उसमें भी स्थित ऊर्जा जो है, उसमें भी स्टोर्ड एनर्जी है, संचित ऊर्जा है, उसे वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। छल्ला अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा।
स्पष्ट है कि छल्ले ने अपनी खींची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली थी और खींचने पर यह ऊर्जा किस प्रकार उपार्जित कर लेता है। जब छल्ला अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, स्पष्ट है कि छल्ले ने अपनी खींची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली थी। जब हम लोग उसको खींचे, है ना, जब छल्ला को खींचे तो उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ ऊर्जा आया, ऊर्जा को वह उपार्जित के जमा कर लिया और खींचने पर यह ऊर्जा किस प्रकार उपार्जित कर लेता है। और जब हम छोड़ते हैं तो फिर वह अपने पुराने स्थिति में आ जाता है ना। जब हम खींचते हैं तो उसमें कुछ ऊर्जा उपार्जित हो जाती है, जमा हो जाती है और वो छल्ला काफी लंबा खींचा जाता है। लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं फिर वो अपने पहले ही पोजीशन में वह आ जाता है। दूसरा क्रियाकलाप है कि एक स्लंकी लेंगे और चेन जैसा जो बना हुआ रहता है ना, तो उसको भी एक सिरे को पकड़ने के लिए कहेंगे और दूसरे सिरे को पकड़ेंगे और मित्र को कहेंगे थोड़ा दूर चले जाइए। और जब आप स्लंकी को छोड़ देंगे तो क्या होगा, जब इसे हम छोड़ देंगे तो फिर यह क्या हो जाएगा, सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। तो खींचने पर स्लिंकी ने किस प्रकार ऊर्जा उपार्जित की और ये इसमें ऊर्जा कहाँ से आया, ये हमारे द्वारा गया, है ना। इसमें जब हम इसको खींच रहे हैं तो इसमें जो ऊर्जा गया वो किसके द्वारा गया, वो हमारे द्वारा गया। हमने खींचा तो हमारे द्वारा इसमें ऊर्जा रूपांतरित हुआ। और संपीड़ित करने पर भी स्लिंगी ऊर्जा उपार्जित करेगी और जब इसे छोड़ देते हैं तो फिर ये अपने पूर्वत स्थिति में आ जाती है, फिर ये स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। उसी तरह एक खिलौना कार लेंगे, इसमें हम लोग चाबी भरेंगे, कार को जमीन पर रखेंगे, क्या वे चलती है, इसमें ऊर्जा कहाँ से उपार्जित की। क्या उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरे गए लपेटों की संख्या पर निर्भर है। हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, देखिए, है ना। किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक उठाइए, वस्तु अब कार्य कर सकती है, छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगता है ना। कोई भी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक हम जो उठाएंगे तो वस्तु अब कार्य कर सकती है, छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ है कि इसने कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है। हम्म, और अब वह नीचे गिर रही है और अधिक ऊंचा उठाने पर यह अधिक कार्य कर सकती है। इसको जितना ऊंचा उठाएंगे इसका मतलब उतना अधिक कार्य कर सकती है और इस प्रकार इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाएगा, है ना। नीचे से कोई वस्तु को ऊंचा उठा रहे हैं, है ना, तो इसमें थोड़ा सा कार्य हुआ और थोड़ा लगा ऊर्जा गया इसमें, उसे हम और ऊपर किए, है ना, और ऊंचा उठाते गए तो क्या हुआ, वो और नीचे से अधिक कार्य किया, तो अधिक कार्य कर सकता है, तो इस प्रकार इसमें ऊर्जा क्या हुआ, इसमें और अधिक ऊर्जा विद्यमान होता गया। हाँ, तो इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, सोचिए और विचार विमर्श कीजिए। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम हमारे द्वारा उस वस्तु में एनर्जी, है ना, ऊर्जा दूसरे में चला जाता है, ठीक है। वह ऊर्जा जो है वह हमारे द्वारा दूसरे वस्तु में चला जाता है। स्थितिज ऊर्जा जो है पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि उसका बनावट, है ना, उसका जो बनावट है उस पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है, ऊर्जा उसमें
जमा हो जाता है और किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। कोई भी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। और ऊर्जा जो है वह न बिगाड़ा जा सकता है, न बनाया जा सकता है, न उसे बर्बाद किया जा सकता है ना। यह किसी न किसी रूप में रूपांतरित होते जाता है। वह मतलब बदल जाता है, उसका रूप बदलता जाता है। न ये नष्ट होता है और न इसका निर्माण होता है। ठीक है, उसका रूप हमेशा ऊर्जा का बदलते रहता है। तो यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है ना, किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है, जमा रहता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर रहती है। यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है तो वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। जब हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो हम कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, है ना। जब रबर बैंड को खींचते हैं तो हम कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं और बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इलास्टिक बैंड जो हुआ, रबर बैंड जो हुआ, उसमें तो पहले जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है वह हमारे द्वारा होता है और स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है ना, संचित हो जाती है। तो किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं और इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कोई भी चाबी वाला खिलौना हम देखते हैं, कार, खिलौना का कार जो रहता है उसमें हम लोग चाबी भरते हैं। तो चाबी भरते समय हम कार्य करते हैं और उसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो मैंने शुरू में कहा था, किसी भी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति, है ना, उसकी स्थिति या उसका पोजीशन या उसका शेप यानी कि उसका कॉन्फ़िगरेशन, बनावट में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल ऊर्जा कहते हैं। ये चीज हमको याद रखना है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति यानी कि इसका पोजीशन या इनका कॉन्फ़िगरेशन यानी कि उनका विन्यास, उनका शेप, उनका आकृति, ठीक है, उसमें परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को, उस परिवर्तन के कारण जो प्राप्त ऊर्जा है उसको हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। यही है स्थितिज ऊर्जा का परिभाषा, है ना। और ये टू टाइप के होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अर्थ ग्रेविटी आपको, और आगे बढ़ेंगे तो और हम इसके बारे में जानेंगे। क्रियाकलाप एक्टिविटी है कि बांस की खपच्ची लेंगे जिसमें कि चित्र 11.6 यानी कि धनुष, धनुष के आकार का, पहले तो एक ये लेंगे खपची जो बोलते हैं लकड़ी का, आ, बांस का, और किसी हल्की डंडी का एक तीर बनाएंगे, है ना। तीर धनुष आप लोग भी बचपन में जरूर बनाए होंगे। छोटे थे तो हम लोग भी तीर धनुष को बनाया करते थे, झाड़ू का तिनका से उसका तीर रहता था और बांस वाले
खप्च से खपची बनाते थे, धनुष बनाते थे। और तीर का एक सिरा धनुष की तनित डोरी पर रखते हैं, है ना। तीर का एक सिरा धनित जो खींचते हैं, उस डोरी पर एक तीर को हम लोग रखते हैं, और फिर डोरी को खींचते हैं और तीर को छोड़ देते हैं, है ना। डोरी को खींचते हैं, तीर को छोड़ते हैं, आप लोग भी इसको किए होंगे जरूर। और तीर को धनुष से दूर जाते हुए देखे होंगे, आप लोग भी देखे होंगे। तो धनुष की आकृति में परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन हुआ हुआ ना। धनुष की आकृति में क्या परिवर्तन हुआ? ये पहले ये सीधा था, और ये इनको जब खींचा गया, डोरी को जब ताना गया, तो डोरी तो तना गया, और तीर आगे, गतिज ऊर्जा, तीर अपना आगे बढ़ जाता है। तो धनुष की आकृति में परिवर्तन होता है, और धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा जो है, वह तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है ना। पहले क्या था? ये स्थितिज ऊर्जा, और इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा जो है, वह तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है ना। गति ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे कि तीर गतिशील होकर दूर जाके गिरता है। तो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा तक पहुंचा, है ना। और गतिशील होकर वह दूर जाके गिरता है। धनुष की तनित डोरी पर रखा तीर। तो चित्र देख के पता चल रहा है कि सबसे पहले किसमें परिवर्तन हुआ? धनुष की आकार आकृति में परिवर्तन हुआ, है ना। जब डोरी को ताना गया है, जब डोरी को खींचा गया है, तो डोरी खींचा गया है, और तीर जो है सो काफी दूर तक गतिशील होके काफी दूर में जाके गिरता है। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किसी भी वस्तु को ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। मान लीजिए कोई वस्तु को हम ऊपर उठा रहे हैं, है ना, ऊंचाई तक उठा रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में हम इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किए। जब कोई वस्तु हम नीचे से उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि गुरुत्व बल के विरुद्ध मैंने कार्य किया, और उस वस्तु को उसके विरुद्ध हम ऊपर उठा रहे हैं। तो इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा तो है ही उस वस्तु में विद्यमान, लेकिन जिस वस्तु को हम ऊपर उठा रहे हैं, ऊंचाई तक उठाते हैं, उसकी ऊर्जा में जो वृद्धि होती है, तो इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है। तो इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है ना। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, क्योंकि गुरुत्व बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, गुरुत्व बल के विरुद्ध हम वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं। ठीक है। तो भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उन बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य को परिभाषित करते हैं। ठीक है। इसको फिर खूब ध्यान से समझिएगा। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है, भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में, जहां तक हम ऊपर इसको ले चलेंगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट, जितना भी, है ना, तो उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य को परिभाषित करते हैं। और किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। किसी ऊंचाई पर
किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। यहाँ पर देखिए, कोई वस्तु है, ठीक है, जमीन में कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी लकड़ी का है, छोटा सामान है या बॉक्स है, कुछ भी है, वह जमीन पर है, ठीक है, धरती पर है। इसे हम ऊपर ले जा रहे हैं, धरती से उठा के ऊपर ले जा रहे हैं। तो जब हम नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या हुआ, हम गुरुत्व बल के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं और इसको ऊपर, हाइट, ऊंचाई तक ले जा रहे हैं। तो इसी पर व्यंजक के हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, यहाँ पे फॉर्मूला निकलेगा कि एक एम द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार करें। ये जो वस्तु है उसको माने एम द्रव्यमान का एक वस्तु है, ठीक है। एम द्रव्यमान की वस्तु के बारे में विचार करें तो मान ले कि इसे धरती से एच ऊंचाई तक ऊपर उठ जा रहा है। ऊंचाई तक जो ले जा रहा है उसको क्या नाम दी है, एच, ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है ना। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, और वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात एम जी है। ऐसा करने से एक बल की आवश्यकता, कोई तो बल लग रहा है ना यहाँ पे, तो वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात एम जी है। बल जो न्यूनतम बल जो है वस्तु के भार के बराबर अर्थात एम जी है, और वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। तो मान लीजिए कि वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है, ठीक है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है। तब W इज इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल इंटू विस्थापन। अब बल के जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात एम जी है ना। फोर्स क्या था, फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ पर क्या है, मेरा गुरुत्वीय बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी। तो एम इंटू एक जगह पर एम जी इंटू हाइट, विस्थापन को किस चीज से हम लोग डिनोट करेंगे, हाइट से, है ना। ये है हाइट, वस्तु को धरती से उठा के यहाँ तक ऊपर किया गया, तो ये क्या हो गया, हाइट हो गया। तो ये विस्थापन जो है इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। वस्तु है, एम द्रव्यमान है, और एच हाइट है, और फोर्स एम जी। तो कार्य इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स, न्यूनतम फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स हम यहाँ पे लिखेंगे, फोर्स के जगह पर एम इंटू जी, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स जी इंटू एच, एच हो गया हाइट। डिस्प्लेसमेंट की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर एच हाइट, और क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एम जी एच, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एच। ये तो एकदम हार्ड नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। सबसे सिंपल फॉर्मूला, सबसे आसान व्यंजक, हम आराम से इसको लिख सकते हैं, W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह पर एम इंटू ए की जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स एम इंटू जी इंटू एच हाइट, और एम जी एच, ठीक है। ये उम्मीद है कि इससे समझ में आ गया होगा, ये कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। अब हम देखेंगे
क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी, है ना। क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी और यह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी और यह वस्तु की स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज ऊर्जा है, उसको हम लिखेंगे ईपी। यहाँ लिखते थे हम लोग ई के, काइनेटिक एनर्जी को ई, और यहाँ पर के लिखते थे गतिज ऊर्जा को, और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ लिखेंगे हम ई पी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, है ना। एम जी एच हो गया फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा का। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं क्या है। वस्तु की किसी भी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या हमारे द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर है। किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई दूसरा मान हो सकता है ना। वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर है। किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है और दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई दूसरा मान हो सकता है। अब है ध्यान देने योग्य बात कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर है ना। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में सम्स है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स है 11.6 और हाँ ये 11.5, एक दो तो सम्स है, उसको मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मैं यहीं पर रहने देती हूँ और इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। चलिए इसको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा और कमेंट कीजिएगा, जहां जरूरत हो पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।